की बात करें, अगर अपन ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि देखो, अगर कोई भी कलर जो होता है हमें बॉडी का वो क्यों दिखता है, क्योंकि व्हाइट लाइट हम पे फॉल करेगा और अगर ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी लाइट एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो हमको कलर ग्रीन दिखेगा टी शर्ट का। अगर हमको किसी बॉडी का कलर रेड दिख रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें क्या हुआ होगा कि बाकी सारे कलर्स तो व्हाइट लाइट फॉल कर रहा है, बाकी कलर्स तो इससे रिफ्लेक्ट हो गए, तो बाकी कलर्स तो एब्जॉर्ब हो गए, इसमें से सिर्फ रेड कलर ही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो अपन को ये रेड दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कलर हमें दिखता है व्हाइट लाइट से वही कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में आता है। सो दैट कलर इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक्चुअली, कि भाई जो कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज को दिखेगा दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन अगर सारे ही कलर एब्जॉर्ब हो जाएं तो उसको अपन ब्लैक बॉडी बोलते हैं, कि भाई फिर कोई कलर दिखेगा ही नहीं हमको, वो ब्लैक दिखेगा, तो दैट विल बी ब्लैक बॉडी। तो मैंने आपको बताया था कि देखो ब्लैक बॉडीज वो होते हैं जिन पे अगर व्हाइट लाइट फॉल करेगा तो सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और अगर अपन उन्हें हीट करेंगे तो हीट करने से एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो थोड़ी देर के बाद वो ग्लो करेंगे, और ग्लो करेंगे तो सारे कलर वो ग्लो भी करेंगे, इमिट करेंगे, तो ब्लैक बॉडी। तो अपन ने लास्ट टाइम लिखा भी था, आई थिंक आई रिमेंबर दैट, कि black bodies are those which absorb white light completely falling on it, है ना? And we have written that कि भाई which emit all radiations when heated at high temperature, when heated to glow, मतलब जब वो ग्लो करेगा तो सारे के सारे कलर्स वो इमिट भी करेगा। अगर सारे कलर इमिट करेगा तो अपन कहेंगे कि भाई अगर अपने पास सारे कलर्स इमिट कर रहा है इसका मतलब है कि वो ग्लो करेगा, तो व्हाइट लाइट इमिट कर रहा है सारे कलर्स ग्लो करने का। तो सारे कलर्स इमिट करने का मतलब हो गया कि वो सारे वो व्हाइट लाइट को इमिट करेगा जब उसे हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, जब वो ग्लो करेगा, दैट इज अ ब्लैक। तो अपन ने कहा था ठीक है भाई, एक बात है कि हमें एक बात अच्छे से पता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी and energy is inversely proportional to wavelength. Intensity of light is directly proportional to energy. Intensity of light is directly proportional to energy. Intensity of light is directly proportional to energy. So the intensity of light will be directly proportional to energy. अब intensity का मतलब अपन यहाँ पर ना energy से assume कर रहे हैं. So intensity का मतलब अगर अपन energy से assume करेंगे तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ज्यादा एनर्जी का मतलब होगा ज्यादा इंटेंसिटी, दैट इज व्हाट वी मीन बाय द इंटेंसिटी। ज्यादा एनर्जी का मतलब होगा ज्यादा इंटेंसिटी। तो मैंने एक ग्राफ के थ्रू आपको बताया था। ब्लैक बॉडी में अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन को एक ग्राफ अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है, तो इसको मैंने इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, वेवलेंथ का ग्राफ बनाओ, एंगस्ट्रॉम यूनिट में ले लेते हैं, इसको 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट लिख लेते हैं, इसको 4000 लिख लेता हूँ, इसको 6000 लिख लेता हूँ, इसको 8000 लिख लेता हूँ। लाइक दैट वी कैन राइट इंटेंसिटी, दैट इज द वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी। अभी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी तो अपन कहेंगे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इनवर्स, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू frequency, energy is inversely proportional to wavelength। और अगर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी से और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ
तो अपन बोल सकते हैं कि आप इंटेंसिटी को ऐसे कर लो और इसको वेवलेंथ को ऐसे कर लो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंटेंसिटी से। मतलब अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ को कम करूंगा, ये वेवलेंथ कम हो रहा है, तो अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं तो वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे जो ग्राफ पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, वो ग्राफ ऐसे बढ़ना पड़ेगा। अब हमको जो ग्राफ पहले ये दिए थे वो ग्राफ ऐसे दिए थे, दैट इज द वेव ग्राफ गिवन टू अस फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और इसमें भी क्या हो रहा था कि भाई जो ग्राफ अपन को दे रहे थे, वैसे तो मैं ग्राफ ऐसे आने चाहिए थे अपन को, भाई आप ग्राफ ऐसे ही बनाना चाहिए अपन को। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अपन इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ कम होता जा रहा है, वेवलेंथ कम होता जा रहा है। तो इनिशियली अपन को क्या हुआ कि उन्होंने ग्राफ अपन को ऐसे दिए कि देखो भाई ये ग्राफ ऐसे है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हमें ये ग्राफ यहां तक पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि यहां तक क्या होगा, कि आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगा, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वेवलेंथ हो गया, तो अपन ने यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ ले लिया कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, मतलब इस ग्राफ की, क्योंकि मैक्सिमम ये अपन कहेंगे कि भाई ये अपने पास मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया, तो ये अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो ये मिनिमम वेवलेंथ आ जाएगा, मतलब इससे मैक्सिमम बोल देंगे अपन, लेकिन अपन यहाँ से पढ़ रहे हैं तो अपन कहेंगे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी को एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी बोलेंगे तो अपन को थोड़ा सा फिर एनर्जी से कोरिलेट करना पड़ेगा, तो अपन कहेंगे देखो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वेवलेंथ छोटा होता जाएगा, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा वेवलेंथ छोटा होता जाएगा, एनर्जी बढ़ रहा है वेवलेंथ छोटा होता जा रहा है, एक पॉइंट आके एनर्जी मैक्सिमम हो गया तो वेवलेंथ को मिनिमम होना चाहिए, वो करने। लेकिन ये ग्राफ इधर की तरफ क्यों आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहां तो आप इंटेंसिटी अब कम कर रहे हो और आप वेवलेंथ को क्या कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। तो इस ग्राफ को फिर और दूसरे टेम्परेचर पे डिस्कस किया, ये T1 टेम्परेचर पे था तो हमने टेम्परेचर T2 लिखा। अब T2 टेम्परेचर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी बिना बताए, मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगी। अगर इंटेंसिटी बढ़ा तो फिर मेरे पास ये ग्राफ ऐसे आ गया टेम्परेचर बढ़ाने से, मतलब अब जो वेवलेंथ, नो डाउट टेम्परेचर बढ़ाने से फिर मैं ये टेम्परेचर T2 ले लेता हूं एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, ये मुझे गिवन है। तो मुझे वेवलेंथ जो है वो नो डाउट टेम्परेचर बढ़ाने से अब वेवलेंथ तो छोटा हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ छोटा होगा। तो वेवलेंथ जो पहले यहां पर आ रहा था T1 पे, अब वो वेवलेंथ λ2 अपने पास यहां पर आ रहा है। जो एनर्जी अपने पास I1 यहां आ रहा था, अब वो इंटेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने से यहां आ रहा है। तो इसके एरिया जो होता है ना, एरिया अंडर द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी एट टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2 बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है उसका एनर्जी भी बड़ा होना चाहिए, तो ग्राफ बड़ा होगा इसमें, उसमें अपन कहेंगे, अगर ऑब्वियसली बात है अगर अपन कहेंगे कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एरिया भी ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वीडियो ब्लर दिख रहा है, कोई डाउट है? वीडियो ब्लर दिख रहा है। ब्लड दिख रहा है, देखो भाई सबको। यस हाँ सर। सर हाँ क्लियर है। सर, लेकिन थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। एक मिनट रुक जा, ब्लर कभी कभी ऐसे ना, एक सेकंड रुकना है, तो कभी कभी चलो। अब मैं बोल रहा था कि एरिया अंडर द ग्राफ ना इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल एनर्जी, सो एरिया अंडर ग्राफ represent total energy at given temperature, given temperature। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं at a given temperature we can। तो अपन क्या करेंगे भाई, एरिया अंडर द ग्राफ इट इज राइट ना रिप्रेजेंटिंग द टोटल एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर T2 ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका एरिया भी ज्यादा होगा। अब अपन कहेंगे ठीक है, बाकी सब ठीक है, अब हमें इसमें जो क्वेश्चन पूछेंगे वो होगा कि भाई हमको पता है कि एनर्जी, अगर ऑब्वियसली बात है अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा मतलब एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो ग्राफ जो वेवलेंथ है वो छोटा हो रहा है, तो छोटा तो हो रहा है इंटेंसिटी बढ़ने से। बट व्हाट अबाउट आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद तो आप इंटेंसिटी कम कर रहे हो और वेवलेंथ फिर भी छोटा बना रहे हो,
तो इस ग्राफ में ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब ये जो ग्राफ बता रहे थे वो बोल्ट्जमैन ने बताया था बिल्कुल, तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बोल्ट्जमैन और स्टीफन वगैरह वो ये सब चीज नहीं बता पाए कि व्हाई द ग्राफ इज आफ्टर दिस पॉइंट, मतलब जो टॉप पे पॉइंट आ रहा है अपने पास, व्हाई द पॉइंट ए, अपन उसको ना जो मतलब टॉप पे पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन ए या बी लिख लें, तो अपन कहेंगे पॉइंट ए और बी के बाद जब इंटेंसिटी कम हो रही है तो वेवलेंथ छोटा क्यों हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। सो विल से दैट राइट ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो था राइट ना, सो वी कुड नॉट एक्सप्लेन वो तो उसके ड्रॉबैक्स होंगे ना। हाँ वो इसका ड्रॉबैक हो गया, वी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द ग्राफ आफ्टर पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी decreases है ना, after point A and B that graph decreases, even the intensity increases, the intensity, अपन को वेवलेंथ के बारे में पढ़ना चाहिए, A and B wavelength decreases with the decrease in intensity, भाई यहाँ पर intensity तो decrease हो रही थी, तो with the decrease in intensity तो वो क्यों डिक्रीज हो रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अब हो क्या रहा था ना कि जो बोल्ट्जमैन और स्टीफन थे वो ग्राफ को सिर्फ यहीं तक पढ़ रहे थे, उनको इसके बाद ग्राफ को पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि ग्राफ कभी भी मतलब जो एक्चुअल ग्राफ है वो ऐसे आना चाहिए था, ऐसे होता है एक्चुअल ग्राफ, वो कभी इधर आता ही नहीं है। उन्होंने तो इसलिए ज्वाइन कर दिया कि चलो भाई अच्छा इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है वेवलेंथ छोटा हो रहा है, होना ही चाहिए क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगा तो वेवलेंथ छोटा होगा, और इस पॉइंट तक पढ़ने के बाद उन्हें छोड़ दिया, तो वो पॉइंट जो है एक्चुअल में अपन को ये ग्राफ सिर्फ इन पॉइंट तक ही पढ़ने चाहिए, ये ग्राफ पढ़ने ही नहीं चाहिए। सो दैट इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर दिस, right now. So the graph is later on explained by प्लैंक। तो बाद में ना ये ग्राफ प्लैंक ने अपन को बताया। अब हो क्या रहा था कि उनको जब वो किसी बॉडी को हीट कर रहे होंगे, मान लो किसी बॉडी को हीट कर रहे हैं अपन, तो अब ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई किसी बॉडी को हीट करेंगे तो एनर्जी देंगे अपन उसे, अब एनर्जी देंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, अपन जब एनर्जी दे रहे थे, एनर्जी बढ़ा रहे थे, तो वेवलेंथ क्या हो रहा था, छोटा हो रहा था। तो ये वेवलेंथ जब अपन ने थोड़ा एनर्जी दिया तो वेवलेंथ 760 आया होगा, तो अपन को वो रेड दिखना शुरू हो गया। फिर धीरे 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 जाके वो एनर्जी बढ़ाते गए, वो 400 पे आ गया, उसके बाद तो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद एनर्जी होगी तो फिर वेवलेंथ इससे छोटा होगा तो अपन को नहीं दिखेगा। तो उनको वेवलेंथ इसके बाद नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर ग्राफ ऐसे जाएगा। देन लेटर ऑन दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक। प्लैंक ने क्या कहा कि एक बात है भाई, देखो अगर अपन विजिबल बॉडी की बात करें, तो सपोज मेरे पास, सपोज अपन एक एग्जांपल रहता है, मेरे पास आयरन रॉड है, मैंने ये आयरन रॉड ले लिया और अपन इसे हीट करते हैं आयरन रॉड। अपन सबको पता है व्हाट इज द विजिबल रीजन। जब मैं आयरन रॉड को हीट करूंगा तो अपने पास क्या आना चाहिए भाई, पहले लो एनर्जी में लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आना चाहिए, तो मैं विबग्योर लिख लेता हूं। तो जब अपन इसको व्हेन हीटेड, जब अपन इसे हीट करेंगे तो, और आयरन रॉड है, व्हेन इट इज हीटेड, अब मेरे ख्याल से अपन में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने मतलब आयरन रॉड को हीट करते हुए देखा होता है। अगर आप आयरन रॉड को हीट करते हुए देखोगे तो उसमें पहले ना जो कलर चेंजेस होते हैं ना, वो डल रेड आता है पहले, और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उतना तो अपन डल रेड तो घर में भी देख सकते हैं गर्म करके आयरन रॉड को। उसके बाद रेड आता है, उसके बाद वो येलो होता है, मतलब इट इज लाइक अ व्हाइट,
और उसके बाद वो ब्लू आता है, ये कलर आता है। मतलब अगर अपन देखें तो मेरे पास 1, 2 और 3 ही कलर आए बस, जबकि हमको पता है अगर मैं इसे धीरे धीरे हीट करूंगा तो रेड के बाद मुझे ऑरेंज दिखना चाहिए, ऑरेंज के बाद येलो दिखना चाहिए, येलो के बाद ग्रीन दिखना चाहिए, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो पहले वो क्या दिखता है, डल रेड, और उसके बाद रेड दिखेगा, रेड के बाद येलो, और उसके बाद फिर वो ब्लू दिखेगा। तो उनको क्या ना, उनको जो वेवलेंथ दिख रहे थे वो वेवलेंथ सिर्फ यहां तक दिख रहे थे, उसके बाद वाले वेवलेंथ दिखे नहीं, तो उन्होंने इसको ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से, कुछ ऐसा रहा। जबकि अकॉर्डिंग टू, मतलब अपन को अगर अपन एनर्जी सिर्फ थियोरेटिकली बात करते हैं ना, एनर्जी और वेवलेंथ की, तो भी अपन को पता था कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो वेवलेंथ छोटा होता जाएगा, लेकिन ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं। अब प्लैंक ने क्या कहा कि भाई देख, डेली लाइफ में हो या आप एक्सपेरिमेंट करो, जब भी आप किसी बॉडी को हीट करोगे तो अपन को कभी भी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दिखता, हमको कभी भी विबग्योर पूरा नहीं दिखेगा। बिकॉज कोई भी बॉडीज सारे के सारे कलर इमिट नहीं कर सकता, कोई भी बॉडी सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो अपन कहेंगे फिर आपने तो लिखा ब्लैक बॉडी ऐसे होता है। हाँ, तो ब्लैक बॉडी में भी उनको ये प्रॉब्लम आ रहा था कि यहां तक रुक जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद तो गलती की ना उन्होंने, उसके बाद तो मतलब प्लैंक ने हमको बताया कि भाई देख, अगर अपन किसी बॉडी को हीट भी करेंगे तो इस रेंज के बाहर तो हमें उसके बारे में कुछ दिखेगा ही नहीं, इस रेंज के बाहर तो अपन को उसके बारे में कुछ दिखेगा नहीं। जैसे ही आप वॉयलेट पे पहुंचोगे उसके बाद वेवलेंथ, मतलब 400 के नीचे वेवलेंथ तो अपन को दिखेगा नहीं, 390 हुआ नहीं दिखने वाला। तो यहां और भी रेडिएशन रहे होंगे जो अपन को नहीं दिख रहे। तो प्लैंक ने कहा कि देख भाई, आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देख लो, कभी भी अगर अपन किसी बॉडी को हीट करेंगे तो सारे के सारे कलर्स एब्सॉर्ब और इमिट नहीं होते। ब्लैक बॉडी करते हैं नो डाउट, लेकिन ब्लैक बॉडी करेंगे तो फिर उनका ग्राफ जो है वो ऐसे होना चाहिए, बिकॉज दे कैन एमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस। सो अगर अपन ग्राफ पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी का तो ऐसे ग्राफ होना चाहिए, दिस शुड बी द ग्राफ फॉर द ब्लैक बॉडी। लेकिन उन्होंने ऐसे बताए थे जो गलत हो गया था। लेकिन हमको बताना यही है क्योंकि हमें ब्लैक बॉडी ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये वाले ग्राफ नहीं पढ़ने हैं। मैं तो बताना भी नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ इस पॉइंट पे आना चाहता था, उसके लिए मैंने तुम्हें ये सब बताया। क्योंकि ये ब्लैक बॉडी की पूरी एक बुक होगी 1000 पेज की इस ग्राफ को लेके, जो स्टीफन ने लिखा हुआ है, राइट ना। तो अपन वो सब नहीं पढ़ रहे, अपन को तो बस ये पता है कि भाई देखो, एरिया अंडर द ग्राफ जो है टोटल एनर्जी है। हमें ये पता है कि जैसे जैसे अपन इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे वेवलेंथ कम हो रही थी, लेकिन इस पॉइंट के बाद उन्होंने नीचे की तरफ कर दिया, ये तो गलत हो गया। अब इसके आगे जो इनके मॉडिफिकेशन थे वो स्टीफन ने किए, वो अपन को बिल्कुल नहीं पढ़े। प्लैंक ने ये कहा कि देख भाई, जो ये ग्राफ ये बना के दिखा रहे हैं ना, उस टाइम बताया था प्लैंक ने कि जो ग्राफ आप बना के दिखा रहे हैं वो इसलिए ऐसे गलत हो रहे हैं, बिकॉज कि जो भी ग्राफ, जो भी बॉडीज को अपन क्या करेंगे, अगर हीट करेंगे तो कभी भी वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं देता, वो यहां तक कंटिन्यूअस देने के बाद रुक गया होगा। मतलब डल रेड से रेड आया, उसके बाद ऑरेंज हमको दिखा ही नहीं, हमें लगा कि शायद बंद हो गया, हमने ग्राफ को इधर ज्वाइन कर दिया। तो प्लैंक ने हमको बताया कभी भी कोई भी बॉडी ना तो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करेगा एमिशन और ना ही वो कंटिन्यूअसली इमिट करेगा एमिशन। कलर्स भी होंगे, अगर अलग अलग कलर होंगे तो भी वो कंटिन्यूअस नहीं होंगे, उनमें एनर्जी का गैप जरूर होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, इससे जो कंक्लूजन निकाला उसने, जो प्लैंक ने अपन को कंक्लूजन बताया, वो कंक्लूजन था कि नो बॉडी कैन इमिट ऑल रेडिएशंस, और राइट ना, कोई भी बॉडी, no bodies or substance can emit or absorb radiations continuously. They emit radiations. So we can say that. अब definition बना देते, all bodies
all bodies, substance and bodies emit or absorb radiations emit and absorb radiations discontinuously in form of packets, that is called energy packets, in form of energy packets. आप उनको एनर्जी बंडल्स भी बोल सकते हो, उनको क्वांटा भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। मतलब सारे के सारे, अगर ये कोई बॉडीज जो है, अपने पास कोई भी बॉडी है सब्सटेंस, अगर ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा तो इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स होगा। एक पैकेट एब्जॉर्ब करेगा, दूसरा पैकेट एब्जॉर्ब करेगा, थर्ड पैकेट एब्जॉर्ब करेगा, कंटिन्यूअस नहीं होता है। मतलब हम भी अगर सन के सामने खड़े हुए हैं तो ऐसे नहीं होता कि हम रेस को डायरेक्टली कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अपन को तो ऐसे लगता है नहीं सर, धूप में खड़े होते हैं तो कंटिन्यूअसली रेस फॉल होता है ना हम पे, वो कंटिन्यूअस रेस नहीं होता। दैट इज अ स्ट्रीम ऑफ पैकेट ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज अ स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जीज या बंडल्स। वो हमको बंडल्स आके, मतलब सन से आके एक बंडल पहले लगेगा, दूसरा बंडल लगेगा, थर्ड लगेगा। दैट्स व्हाई वी से दैट photons have particle character। क्योंकि भाई जैसे अपन बल्ब के पास भी अगर ले जाते हैं ऐसे हाथ को, तो बल्ब क्या होता है, थोड़ी देर के बाद हाथ गर्म होता है ना। उसका रीजन है कि जो पार्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं ना, फोटॉन्स, वो हिट कर रहे हैं, वो बंडल आके हिट करते हैं इसको, तो थोड़ी देर में हमारा हाथ गर्म हो जाता है। सो बॉडीज एब्जॉर्ब और इमिट रेडिएशंस डिसकंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी। जैसे आफ्टरनून टाइम में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बंडल्स की, तो वो जोर से हिट करते हैं अपन को, ज्यादा हीटअप लगता है। इवनिंग टाइम में वो फ्रीक्वेंसी उनकी कम हो जाती है, तो फिर अपन उतना हीटअप में वो नहीं करते, अपन फील नहीं करते। सर बोलो। बट सर, अगर जनरली देखे तो ऑरेंज का जो वेवलेंथ है वो रेड से ज्यादा है, तो फिर रेड के बाद ऑरेंज दिखना चाहिए था ना। हाँ, लेकिन नहीं दिखा अपन को। दिखना चाहिए, मैंने बिल्कुल कहा आपसे कि मेरे लिए तो सारा दिखना चाहिए, मेरे लिए तो रेड भी होना चाहिए, ऑरेंज भी होना चाहिए, येलो भी होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली कभी नहीं होता। तो कोई भी बॉडीज में कभी भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दिखाता। They emit or absorb radiations in form of discontinuous wavelengths, discontinuous energy quantas। तो मैंने इसलिए आयरन रॉड का लिया कि मोस्टली अगर नहीं देखा है किसी ने तो रोड साइड देख सकते हो आप कभी कभी, वो और आयरन रॉड कुछ कुछ बनाते रहते हैं, तो आप उनको देख सकते हो। देयर यू कैन सी दैट कि भाई आयरन रॉड को अगर गर्म घर में भी कर सकते हो, गैस पे भी आप गर्म करके देख सकते हो। हाँ, कभी ऑरेंज नहीं दिखा ना, तो कभी ग्रीन दिखा। सो दैट इज, अब इसका रीजन क्या होगा वो बताऊंगा मैं, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आपको मतलब एटम पढ़ रहे हैं ना अपन, वो एटम के नेचर की वजह से ऐसे हुआ, एटम के शेल्स की वजह से ऐसे हुआ, तो वो आगे बताऊंगा मैं, और याद दिलाऊंगा कि देखो मैंने कहा था ना वो रेड और वो इसलिए नहीं आ रहे बाकी कलर्स, वो बताऊंगा मैं। तो ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा वो क्यों, क्योंकि अभी बताऊंगा तो उसमें क्या होगा ना कि अभी तो अपन एटम के बारे में उतना नहीं जानते, इसलिए अपन अभी बताना ठीक नहीं। हाँ, लेकिन डेली लाइफ में जरूर, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोज, कम से कम उन्होंने आयरन को मूवी या डिस्कवरी वगैरह पे भी हिट होते हुए देखा होता है, तो इसलिए मैंने उसको एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो व्हाट डज प्लैंक्स, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्लैंक, the energy of each bundle or quanta, बंडल या क्वांटा लिख लेते हैं अपन, is directly proportional to the frequency। वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फ्रीक्वेंसी अपन को पता है, अपन न्यू से डिनोट करते हैं, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, E is directly proportional to nu
और E इज इक्वल टू एच न्यू लिख देता हूं, वेर H इज प्लैंक कांस्टेंट, वेर H इज प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। और इसका वैल्यू भी अपन को याद रखना पड़ेगा, अपन को याद रखना पड़ेगा इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड्स। ये अपन को याद भी रखना पड़ेगा उसको। तो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मैं फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कर सकता हूं, नहीं तो मैं फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो एनर्जी विल बी इक्वल टू hc by lambda, because we know that frequency is c by lambda, since frequency is equal to c by lambda. This is the energy of one quanta. अगर मुझे वेवलेंथ गिवन है ना एक फोटोन का, तो मैं एनर्जी कैलकुलेट कर सकता हूं एक क्वांटा का कितना होगा। तो अगर मान लो मैंने मतलब एक बॉडी है जिसने मतलब एक क्वांटा एब्जॉर्ब किया और फोटोन ऑफ वेवलेंथ मुझे गिवन है, तो मैं एनर्जी कैलकुलेट कर लूंगा उसको, उस फोटोन का कितना एनर्जी है। लेकिन अगर उस बॉडी ने 5 फोटोन एब्जॉर्ब किए तो, और वेवलेंथ मुझे गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से अपन सिर्फ एक ही क्वांटा का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने ईच लिखा हुआ है, ईच मतलब 1। तो अपन क्या करेंगे, एक का एनर्जी अपन कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है, जितना एब्जॉर्ब करेगा तो ऐसे लिख देते हैं अपन, E is equal to n h न्यू लिख लेते हैं। सो देयरफॉर आई कैन राइट दैट, तब पहले वर्ड्स में लिख लेते हैं। सो इफ द बॉडी एब्जॉर्ब्स, अगर कोई दूसरा बॉडी है और वो एब्जॉर्ब करता है, सपोज अपन कहेंगे भाई अगर कोई बॉडी है मेरे पास, उसने n क्वांटा को एब्जॉर्ब किया, तब एब्जॉर्ब्स n क्वांटा और बंडल, देन तो अगर n क्वांटा को एब्जॉर्ब करेगा तो अपन कहेंगे देन इन दैट केस यू राइट लाइक दिस, E is equal to n into h न्यू लिख लो, where n is the number of quanta। अगर n का वैल्यू अपन इतना लिख लें, n का वैल्यू 1.602 into 10 के बाद 23 ऐसे, तो फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, ये तो एनर्जी 1 क्वांटा का था, तो ये किसका एनर्जी हो गया, 1 मोल का। उस केस में अपन इसको मोलर एनर्जी भी बोल सकते हैं। अगर n का वैल्यू 6.023 into 10 to the power of 23 है, तो अपन उसे मोलर एनर्जी बोल सकते हैं। एक का एनर्जी इतना होता है, तो 1 मोल का एनर्जी कितना होगा, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक मोल एक क्वांटा का एनर्जी इतना है, तो बताओ 10 का कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लाइक दैट वी कैन राइट। अब इसमें अपन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन देते हैं। मेनली अपन को इसी इक्वेशन को पढ़ना था, तो ब्लैक बॉडी नहीं पढ़ना था, लेकिन ब्लैक बॉडी में जितना बताया उतना तो आना ही चाहिए आपको। इट कैन एमिट ऑल रेडिएशंस, और अगर ग्राफ वगैरह है तो एरिया अंडर द ग्राफ, जो भी बताया मैंने उतना शायद पूछने पर। एक बात को आपको ध्यान रखना है, और वो है यूनिट्स। यूनिट्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एनर्जी इज इक्वल टू, मैं एमकेएस यूनिट यूज करूंगा हमेशा, तो मैं एमकेएस यूनिट लिख लेता हूं। सो एमकेएस यूनिट मतलब, और एमकेएस यूनिट आपको पता है क्या है वैसे भी, मतलब राइट ना, अपन सबने डिस्कस भी किया हुआ है थोड़ा थोड़ा। तो एमकेएस यूनिट में अपन क्या करेंगे, एनर्जी विल बी इक्वल टू, तो H को यूज करेंगे, hc by lambda अपन ने लिखा है, तो H विल बी इन जूल सेकेंड्स। तो H का वैल्यू तो अपन को पता है कितना होता है, 6.626 into 10 to the power of -34 जूल सेकेंड्स। और C is velocity of light, and C is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second, अपन सबको पता है। So velocity of light will be equal to, that is 3 into 10 to the power of 8 meter per second आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब पर सेकंड का मतलब मैं यहां भी लिख सकता हूं सेकंड से, पर सेकंड। और लैम्डा अपन कैलकुलेट कर लेंगे किसमें, मीटर्स में। तो लैम्डा को आप मीटर्स में ले लो, क्योंकि एमकेएस यूनिट की बात कर रहा हूं। इसको मीटर में ले लो आप, ये मीटर है और ये पर सेकंड है। तो ये भी सेकंड्स था, तो सेकंड सेकंड कैंसिल कर लेते हैं, मीटर मीटर कैंसिल कर लेते हैं, अपने पास एनर्जी जूल्स में आ जाए। और अपन को पता है एमकेएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स, तो जो इससे कैलकुलेशन से अपने पास जो एनर्जी आएगा वो जूल्स में आएगा, राइट। और अगर
ये तो एमकेएस यूनिट है क्योंकि जूल्स जो है एमकेएस यूनिट में होता है। तो एच का वैल्यू अपन सीजीएस में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सीजीएस में अपन जनरली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो अपन एमकेएस में ही रखते हैं। और सीजीएस में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो एच का वैल्यू इन सीजीएस, ठीक है, वैल्यू ऑफ एच इन एमकेएस, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी अगर आपको गिवन होगा तो आप हमेशा ये यूज करो इवन दो इट इज गिवन इन सीजीएस, अपन को फर्क नहीं पड़ता। 6.626 into 10 to the power of minus 34 joule seconds, or in CGS it will be equal to 6.626 into 10 to the power of minus, ये 34 था जूल सेकेंड्स, तो अपन लिखेंगे इसमें 7 माइनस कर लेंगे तो -27 आ जाएगा, -27 that will be ergs per second, that is seconds, ये आ जाएगा। ये अपन ने इसलिए लिखा बिकॉज 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 7 ergs, ये एनर्जी का यूनिट शायद मैंने आपको बताया भी। तो मैंने जूल्स को ना अर्ग्स में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड्स में सही रहा, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू होता है 7 अर्ग्स, 10 की पावर 7 अर्ग्स बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो सीजीएस में अपन जनरली यूज नहीं करने वाले, लेकिन अगर कभी मान लो उन्होंने सीजीएस में दे दिया कि वैल्यू ऑफ एच इज दिस, आप घबरा गए, सर ने तो हमको 34 बताया या 27 कैसे हो गया, तो वो सीजीएस गिवन है, अपन कोई फर्क नहीं पड़ता, सीजीएस में गिवन है, कैलकुलेशन अपन एमकेएस में करेंगे, बाद में आंसर जो भी देना है तो अपन बाद में कन्वर्ट कर देंगे। भाई आप जूल्स में लेके आओगे, बाद में अर्ग्स में आंसर कर कन्वर्ट कर दूंगा। 1 जूल इज इक्वल टू 10% अर्ग्स आता है, तो अपन बता देंगे। तो इसमें अपन से क्वेश्चंस पूछेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और फिर आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऐसे बोल सकते हैं, मान लो अपन को गिवन है, एक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं यहाँ पर और फिर अपन सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कैलकुलेट द एनर्जी of photon moving with the wavelength of 2000 एंगस्ट्रॉम। मुझे एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा, अपन कहेंगे ठीक है, आंसर मैं यह लिख देता हूं, मुझे वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, कितना 2000 एंगस्ट्रॉम। तो मैं इसको लैम्डा को लिख सकता हूं एमकेएस यूनिट में 2000 into 10 to the power of -10 मीटर्स। मेरे ख्याल से यूनिट अपन को पता है, मैंने आपको यूनिट बताया, इंटर एमस्ट्रॉन्ग यूनिट कन्वर्जन वगैरह सब बताया मैंने आपको, राइट ना, पहले बताया मैंने। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, बाकी सब तो अपन को पता है, देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो एनर्जी कितना होगा, h तो अपन को पता है 6.626 into 10 to the power of -34 into 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय लैम्डा, मेरे पास गिवन है 2000 into 10 to the power of -10। अब देख भाई, इसका और 3 से इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो 19.878 आता है। 3 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 19.878 आता है। अगर अपन इसको 20 भी लिख लेना तो अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ने वाला। 878 का मतलब आप 19.9 ही लिखने वाले। तो अपन क्या करेंगे, इसको हमेशा ऐसे बना देंगे, दिस इंटू दिस, ये दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो हो जाएगा 20, और इसको बना लेते हैं कैसे, 34 है, -34 और +8, तो अपने पास आ जाएगा 10 की पावर 34 से जरा 8 माइनस करो, कितना आएगा 26, तो -26, तो अपने पास बचा ये 2000 into 10 to the power of -10। अब -10 भी चला जाएगा भाई, -10 भी इससे कैंसिल कर लेते हैं तो -16 बच गया, और इधर अपन ऐसे कर लेते हैं 2 और ये 100 हो जाएगा, तो ये 100 हो गया, ऊपर गया तो अपने पास आया 10 की पावर -18 जूल्स। लो भाई, अपने पास आंसर आ गया, that is the energy of the photon which is moving with the wavelength of this much। तो फोटॉन का क्वांटा होता है क्या? फोटोन, सो फोटॉन का मतलब क्या है? फोटोन का मतलब है, ये क्या है, क्वांटा, क्वांटा। या बंडल। एक फोटोन का मतलब होता है एक बंडल, एक पैकेट एनर्जी का,
ऐसा फट से हमको गला उतनी एनर्जी आ गई अपन में। तो अपन को बताया गया ना कि अगर अपन सन के सामने भी खड़े होंगे तो ऐसे नहीं होता, या लाइट के सामने खड़े हुए हैं तो ऐसे नहीं होता कि लाइट अपन को कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होती है, नहीं। लाइट फोटोन के फॉर्म में आता है, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, 5 फोटोन, ऐसे। एक फोटोन एब्जॉर्ब गला स्ट्राइक किया, दूसरा फोटोन एक्साइट किया, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से। तो फोटोन के फॉर्म में आती है लाइट, फोटोन वेव्स के फॉर्म में आएगा और हमको स्ट्राइक करेगा। तो वही अपन को प्लैंक ने बताया था कि कभी भी ना कोई भी बॉडी एब्जॉर्ब या एमिट रेडिएशंस कंटिन्यूअसली नहीं करेगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा रेडिएशन। तो वो जो एक फोटोन आ रहा है जो मुझसे टकराने वाला है लाइट से, उस एक फोटोन का एनर्जी कैसे कैलकुलेट करूं? तो अपन कहेंगे भाई उस फोटोन का वेवलेंथ बता दो, किस वेवलेंथ से आ रहा है। जिस वेवलेंथ से वो आ रहा है उसको सब्स्टिट्यूट करके मैं उसका एनर्जी बता दूंगा। उसका वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, अगर उसका वेवलेंथ कम है तो एनर्जी उसमें ज्यादा है। समझ में? ओके सर। ठीक है, तो अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे अपन। अब तुम लोग सॉल्व करके दिखाओगे? तो लिखते हैं अपन, एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ photons moving with the wavelength of calculate the energy of photon moving with the wavelength of 3000 Armstrong unit. 3000 Armstrong unit. ऊपर आवाज आ रही है। So 0.667 6.67 into 10 raised to minus. minus 19. minus 19 joules. देखो भाई सबको आंसर आया क्या? 6.67 into 10 to the power of minus 19। Yes sir. Yes sir. तो ठीक है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई अब इसमें अपन कहेंगे, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट तो मुझे पता है, ये पूरा 20 into 10 के पावर minus 26 याद ही रख लेता हूँ इनके में। भाई H और C का प्रोडक्ट जो है ना वो 20 into 10 के पावर minus 26 होता है, ये अपन हमेशा के लिए याद रख लेते हैं। राइट ना? तो अपने पास था 20 into 10 to the power of minus 26 था, अपन को 3000 into 10 to the power of minus 10, ये 16 हो गया, minus 16, एक जीरो हटा देता है तो 3/2 2/3 2/3 into 10 to the power of minus 18 हो गया। 2/3 का मतलब है 0.66 into 10 to the power of minus 18, so 6.6 into 10 to the power of minus 19 अपना आंसर आ गया था। ठीक है, अच्छा अपन ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे इसको, ये जूल्स है ना, मैं इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में एक एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकता हूँ ऐसे, E इज इक्वल टू होता है 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। बस इसमें लैम्डा मुझे एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में लेना होता है और एनर्जी जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब देखना, मैंने इसको भी ऐसे कैलकुलेट कर लेना, E इज इक्वल टू आ जाएगा 12400 डिवाइड बाय कर दूंगा क्या 3000, तो एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में ही लेना है, आपने बताया। तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये दोनों जीरो हटा देता हूं, ये हटा के पॉइंट लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा 12.4 डिवाइडेड बाय
3 और 12.4 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करो जरा, 4.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स कैसे कन्वर्ट करोगे एनर्जी को? तो अपन कहेंगे 4.133 इनटू इलेक्ट्रॉन का कितना 1.602 इनटू 10 की पावर -19 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, गॉट 6.666। लो भाई, वो फॉर्मूला मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लेना। मैंने इसी को ना, ये जो फॉर्मूला है ना, जो जूल्स, उसी जूल्स को कन्वर्ट कर दिया था। जूल्स को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपने अभी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना था? मल्टीप्लाई। तो आपने डिवाइड करके उसको ये बना लिया। तो एक छोटा सा फॉर्मूला भी हो गया ना, अभी इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा मुझे, ये तो बड़ा इजी कैलकुलेशन था। ये तो लैम्डा सीधा एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिखना होता है, एनर्जी अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मैंने अभी लेकिन डायरेक्टली बताया आपको कि अपन थोड़ा सा डायरेक्टली देख लेते हैं। मैं ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली बता दिया। आप उसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर मेरे पास 4.133 आया तो ये 6.666 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स आ जाएगा। वो अभी कैलकुलेट करके बताया मैंने मल्टीप्लाई। अब मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके, आप नंबर ऑफ फोटोन की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप मुझसे E इज इक्वल टू NHC की बात, HC बाय लैम्डा की बात कर रहे हो, या H न्यू, मतलब अपन को पता है H न्यू भी लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज C बाय लैम्डा इज न्यू, और NHC बाय लैम्डा भी लिख सकता हूं मैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब नंबर की बात कर रहे हैं ना आप, क्योंकि सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स of wavelength, photons are required to produce 10 की पावर 17 joules of energy, of wavelength, of photon of wavelength, चलो वेवलेंथ भी अपन ऐसे ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम, या इस बार मैं 400 नैनोमीटर्स लिखूंगा, 400 नैनोमीटर्स, ये लो। बट वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -10 मीटर्स, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। देयरफॉर क्या आ जाएगा अपने पास, है ना, कि अगर 1 नैनोमीटर विल बी इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो अगर मेरे पास 400 नैनोमीटर्स गिवन है, तो दैट 400 नैनोमीटर्स गिवन है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट आ जाएगा। तो कन्वर्जन्स अपन को पता है, और उसमें अपन को कोई डाउट नहीं, मैंने बता रखे हैं आपको कन्वर्जन्स। तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। द बेस्ट वे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ, अब अपन को ना नंबर ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है, मतलब ये कैलकुलेशन की बात कर रहे हो। E इज इक्वल टू वेवलेंथ गिवन है NHC बाय लैम्डा, तो इस बार अपन को ये कैलकुलेट करना है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। बताओ क्या करो। सर HC बाय लैम्डा को राइट साइड लेके जाएंगे तो फिर n निकल जाएगा। तो करो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ मैं तो, मुझे पता है ना, अब तुम लोग सब्स्टिट्यूट कर लोगे, मैं तो कैलकुलेशन की वजह से कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन करो भाई। Sir, 5 into 10 raised to -19. 5 into 10 to the power माइनस, No, no, no. कुछ गड़बड़ किया तूने, एक बार फिर से चेक कर बेटा। n Sir, चाहिए 3 into 10 to the -18.
अरे नहीं यार, एनर्जी अपन को गिवन है 10 की पावर -17। सर 1 1 आया। सर 2 आएगा ना? एक बार देख लेता हूँ। HC होता है 20 इंटू 10⁻26 MKS यूनिट में, और ये भी MKS यूनिट था, जूल्स, डिवाइडेड बाय लैम्डा मुझे गिवन है 400 इंटू 10⁻⁹। -9 मतलब मैं इसको कैंसिल करके 10 की पावर -17 लिख लेता हूं। ये 17 और ये 17 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास n बचा 400 डिवाइडेड बाय 20। बोलो। यस आया, n इक्वल्स 20। मेरे ख्याल से तुम लोग अलग अलग आंसर बताते हो ना, तो फिर मुझे लगता है यार अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं, इसलिए मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। बड़ा इजी था ना, आपके सामने सब कुछ तो लिखा था। बिल्कुल, देखो थोड़ा पेशेंस रखोगे ना अपना आंसर आएगा। मैंने आपसे हर बार कहा अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपना आंसर आएगा। अपन को थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, अपना आंसर होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन करो। मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। The energy required to break one bond of H2 molecule is, सपोज कर लेता हूँ 10 की पावर -18 joules. Calculate the wavelength of photon. Calculate the wavelength of radiation या photon required. ये अपन को बताना है। तो कितना एनर्जी होगा वो आप कैलकुलेट करके बताओ। सर 2 into 10⁻⁷ मीटर। हाँ सर सेम 2 into 10⁻⁷। 2 into सर आप म्यूट हो। 2 into 10⁻⁷ ना? यस सर। हाँ सर देखता हूँ। अपन क्या कहेंगे, ये जो अपने पास वेवलेंथ आएगा, क्योंकि ये तो मीटर्स पर सेकंड था और जूल्स था, और ये जूल्स जूल्स तो कैंसिल हो गया, सेकंड्स भी कैंसिल हो गया, तो जो अपने पास आंसर आएगा वो मीटर्स में आएगा, MKC में। तो ठीक है ना, इसको कैंसिल करते हैं ना। ये 10 की पावर माइनस कितना है अपने पास, 6 है ना, 8 हो गया। तो अपन कहेंगे भाई लैम्डा विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर -8 हो गया, या फिर 2 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। करेक्ट है। या फिर अपन लिखेंगे 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट आ गया। कैसे? तो अपन कहेंगे भाई देखो, अगर अपन इसको ऐसे लिख लें 2 इंटू 10⁻⁷
-7 है, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाले 1000 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2000 इंटू 10 की पावर -10, तो 10 की पावर -10 को क्या करते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो ये 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट हो जाएगा। दैट इज हाउ वी गेट द आंसर। सर सर एक डाउट है सर, फोटोन बस H2 का या फिर हाइड्रोजन का ही होगा या फिर हर एक एलिमेंट का फोटोन हो सकता है, जैसे O3 O2? फोटोन जो होगा ना वो हाइड्रोजन का नहीं होगा, वो तो एनर्जी होगा, पैकेट होगा। फोटोन मतलब लाइट होगा। अपन ने ये मॉलिक्यूल पता क्या लिखा अपन ने कि ऐसे H2 मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे एक रेडिएशन की जरूरत है, लाइट की जरूरत है। वो रेडिएशन का बताओ वेवलेंथ कितना होना चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो क्वेश्चन था। ओके सर। एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतना एनर्जी चाहिए, तो बताओ क्या करना चाहिए अपन को, तो अपन ऐसे बता सकते तो लास्ट में इंटू 1000 डिवाइड बाय 1000 नहीं किया तो भी चलेगा? नहीं, मैंने तो क्या किया ना कि मुझे ये बताना पड़ेगा ना भाई, ऐसे थोड़ी होता है एक ही को 1000 भाई, इसको इक्वल, ये इक्वल होगा ना, जैसे अगर सिर्फ इतना लिखें या ऐसे लिखें, ये दोनों बराबर है ना। हाँ सर। हाँ, तो वो बताना पड़ेगा ना, कैंसिल कर दो तो इसके बराबर ही रहेगा। तो आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा। कोई डाउट है सर किसी को? डाउट नहीं, चलो कैलकुलेट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक दूसरे क्वेश्चन में अपन ऐसे लिखते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ ब्रोमीन बॉन्ड ना। हाँ चलो लिख लेते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ ब्रोमीन बॉन्ड, Br2 के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ ब्रोमीन बॉन्ड इज 236 किलो जूल्स पर मोल। 236 किलो जूल्स पर मोल। Calculate the energy of photon. Calculate the wavelength. Wavelength of photon required to break the bond. अगेन मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, डिफरेंस सिर्फ यहां है, डिफरेंस सिर्फ यहां है। वही डिफरेंस के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया। आंसर को डिवाइड बाय एन करेंगे। आंसर को डिवाइड बाय एन करेंगे। हाँ ऑब्वियसली, अपन मतलब वहां कुछ करना पड़ेगा, बस वो Na का यूज है ये अपन को पता है। अपन पता क्या कर सकते हैं, अपन कहेंगे सर आप पर मोल की बात कर रहे हैं, मतलब 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी एक की तो इतनी होती है, 1 मोल की इतनी हो जाएगी। मतलब मैं इसको क्या ले लूंगा, आपने एनर्जी मुझे दे रखा है 236, तो 1 मोल की एनर्जी है ना ये, तो किलो जूल्स में, और मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या यूज करना होता है, ये जूल्स में, तो किलो जूल्स को पहले जूल्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो एनर्जी मेरे पास आ गया जूल्स में, मेरा काम बन गया। Na कितने कितने के लिए आपने ये यूज किया एनर्जी, इतना 1 मोल के लिए, इसका मतलब नंबर हो गए मेरे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो ब्रेक करने हैं, जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही फोटोन चाहिए, तो हर एक फोटोन का वेवलेंथ मुझे गिवन है, तो ये तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन होता है, मुझे कितने फोटोन की एनर्जी गिवन है, 1 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी गिवन है, तो n का वैल्यू है बड़ा नंबर लिख, ये 1 फोटोन का एनर्जी है, और ये जो टोटल एनर्जी है वो मुझे 1 मोल के लिए गिवन है, तो ये 1 मोल का एनर्जी है, एक का एनर्जी ये है, तो एवोगाड्रो नंबर से बढ़ाऊं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मोल का एनर्जी आ जाएगा, तो मैं n की जगह क्या ले लूंगा, Na ले लूंगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो और बताओ।
हाँ भाई हो गया। सर 5 to 10 raised to -7 अराउंड। लो भाई 5 इंटू 10⁻⁻7 अराउंड आ रहा है अपने पास वेवलेंथ। इसको और इसको कैंसिल करता हूं, -3 बचा मेरे पास, और 6 2 जो 12, 120 लिख लेता हूँ इसको। सो मेरे पास लैम्डा आएगा दैट विल बी इक्वल टू 121 कर देता हूँ इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 236 इंटू 10⁻⁻, ये +3 है तो कैलकुलेट कर लूंगा मैं। तो ये तो आ जाएगा मेरे पास 121 डिवाइडेड बाय 236 इंटू 10⁻⁻6 आ गया मेरे पास। अब 121 को अगर 2 टाइम्स लिखता हूं तो 242 आता है। मतलब ये 242 मतलब ये आ रहा है मेरे पास 1 बाय अराउंड 1.8 है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पॉइंट लिख लेता हूँ, तो एक 0 लगा देता हूँ। वैसे तो 1 बाय 1.8 लिख लेता मैं, लेकिन अब नहीं आ रहा तो ऐसे ही कर लेते हैं, एक 0 लगा के। तो 2 6 12, तो 5 जा कर लेता हूँ, तो 1000 और 36 इंटू 5, तो 5 इंटू 3 150 200 के आसपास आएगा। तो मेरे पास ये बचेगा, ज्यादा नहीं बचने वाला फिर मेरे पास। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा आंसर बिल्कुल ऑलमोस्ट सही है। सो 5 मतलब 2 0 और लगाऊंगा तो 3 4 के आसपास आएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 इट कम्स आउट टू 5.4 इंटू 10⁻⁻7, या फिर मैं 544,000 एंगस्ट्रॉम। ये ले भाई आंसर आ गया मेरे पास। किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट नहीं तो चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी और लैम्डा वेवलेंथ ये सब अच्छे से पता होना चाहिए आपको हमेशा। तो जरा जल्दी से लिखो एक और क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। अ बल्ब emit the photons of wavelength 4500 Armstrong unit, and it is rated as 150 watt। मतलब मेरे पास जो बल्ब है वो 150 वाट का बल्ब लगाया मैंने, और उससे जो फोटॉन्स निकलते ना एक एक करके, वो फोटॉन्स का वेवलेंथ मुझे कहता है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज सपोज मेरी मर्जी मैं कहूंगा 8%, कैलकुलेट। अब 8% बहुत कम एफिशिएंसी होता है, मैं 80 भी लिख सकता था, मेरी मर्जी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second। तो एक सेकंड में मैं 20 सेकंड भी बोल सकता था कि बताओ 20 सेकंड में कितने, तो पहले पर सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 20 सेकंड होते तो मैं एक एक पार्ट को एक एक बार में यूज करना चाहता हूं। तो अब अपन को ये पता चल गया कि भाई देख मेरे घर में ये बल्ब लगा था, और इसमें इससे जो टोटल एनर्जी इमिट होती है उसमें से सिर्फ 8% ही ब्राइटनेस देती है, और उससे जो फोटोन निकलता है वो लैम्डा होता है। तो सर ये तो पक्का है कि आप जब नंबर की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसे करना था। आपने मुझे ये दे दिया, ये मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कैलकुलेट कर लूंगा, ये मुझे कैलकुलेट करना है, और ये आपने मुझे समझ में नहीं आया क्या है। तो अपन कहेंगे भाई एनर्जी गिवन तो है, मैंने बता तो रखा 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड।
तो अपन कहेंगे अच्छा तो आपने 150 वॉट दिया, इसका मतलब है 150 वॉट है, तो इसका मतलब हो गया कि 150 जूल्स पर सेकेंड। तो ये एनर्जी आपने दे दी मुझे, तो 150 जूल्स पर सेकेंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई ये एनर्जी पूरा का पूरा तो एमिट होता नहीं है ब्राइटनेस में, कितना, इतना ही हो पाता है बस, उसी के फोटोन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ठीक है भाई, ये फोटोन निकलते हैं उससे, ये 8/100 अपन ने ले लिया और मल्टीप्लाई बाय HC अपन डायरेक्टली लिख लो 20 × 10⁻20, और वेवलेंथ 4500 × 10⁻−10। तो पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, -16 कर लेता हूँ। तो 150 × 8 कर देता हूँ, डिवाइड बाय 100 तो है ही अपने, ये 100 हटा ही देता हूँ, इंटू कर देता हूँ 45, डिवाइड बाय कर लेता हूँ 20 × 10⁻−16 आ गया, ये n आ रहा है अपने पास। ये हटा देता हूँ, इसको हटाता हूँ 4 से, तो मेरे ख्याल से अपना आंसर आ गया। देयरफॉर n विल बी इक्वल टू कितना है अपने पास, 15 × 4 दैट इज 60 × 45 इंटू हो गया अपने पास 10⁻16 पर सेकेंड। ये नंबर आए पर सेकेंड अपने पास। तो 1 सेकेंड में इतने फोटोन निकल रहे हैं उस बल्ब से। 1 सेकेंड में, पर सेकेंड बोलो ना अपन से, तो 1 सेकेंड में इतना फोटोन्स निकल रहा है। तो अपन मल्टीप्लाई करके बता भी देंगे भाई, ये 270 आ रहा है, तो 270 × 10⁻16 है, इतना फोटोन्स आ रहा है नंबर्स, तो 27 × 10⁻17। ये अपने 2700 आएगा। हाँ 2700 तो 2700 आएगा, 2700 आएगा ना। हाँ इसको ठीक, ये ऐसे कर दिया। एक्चुअली मैंने 45 × 6 लिख दिया, 0 तो भूल ही गया। ये हो गया भाई अपने पास। तो मेरे ख्याल से अपन को थोड़ा डेली लाइफ में भी पता चला कि वो बल्ब वगैरह के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द डेली लाइफ। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन और करेंगे। लिखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वांटा, फिर नंबर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वांटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वांटा, ठीक है, calculate the number of quanta of radiation of frequency, calculate the number of quanta of radiation of frequency is equal to 4.67 into 10⁻13 per second, that must be absorbed, a radiation of frequency that must be absorbed by a radiation of frequency that must be absorbed by 5 gram of ice, radiation that must be absorbed by the 5 gram of ice, that must be absorbed by 5 gram of ice to melt completely. 5 gram of ice to melt completely. स्टार्टिंग से रिपीट करो ना। अपन ने लिखा ना भाई, कैलकुलेट द रेडिएशन। मेरे पास 5 ग्राम ऑफ आइस था, मैंने उसको क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। कैलकुलेट द, मैंने आपसे कहा कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ क्वांटा। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशंस दैट मस्ट बी एब्सॉर्ब्ड बाय 5 ग्राम ऑफ आइस फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट द नंबर, रुक जाना एक मिनट है, क्योंकि मैंने पहले वो बनाया ना, अब वो सीक्वेंस हर बार गड़बड़ हो जाता है। So calculate the number of quanta of radiations of frequency. Calculate the number of quanta of radiation of frequency this much
that must be absorbed by 5 gram of ice to melt completely. Given, इसमें अपन को गिवन है उस क्वेश्चन में energy required to break, energy required to melt 1 gram of ice is 333 joules. ये मुझे गिवन है. अब बताओ कितने फोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी, कितने फोटॉन्स की जरूरत पड़ेगी ऑफ फ्रीक्वेंसी. सर ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो दिया हुआ है. हाँ ये गिवन है ना अपन को. अब अपन ये कॉमन सेंस सोचेंगे कि देख भाई अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं अपन ऐसे ना, मेरे पास ये 5 ग्राम आइस है, मुझे इसको ना फ्रीक्वेंसी इतने फ्रीक्वेंसी के फोटोन को हिट करके मेल्ट करना है. इसका 1 ग्राम अगर मेल्ट करना है तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है. तो 5 ग्राम के लिए कितनी होगी टोटल एनर्जी अपन को पता है. तो अपन को एनर्जी गिवन है, टोटल एनर्जी 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए ये मुझे कैलकुलेट करना है. और वेवलेंथ की जगह आपने c बाई लैम्डा फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो अपन को c बाई लैम्डा क्यों लिखेंगे, तो सीधा लिखेंगे E इज इक्वल टू NH न्यू. E आपने दे रखा है, न्यू आपने दे रखा है, N मुझे बताना है, H मुझे आता है क्या होता है. हो गया मेरा क्वेश्चन, यही सोचना था. सर 6.6 into 10⁻⁻20 आया. लो भाई आंसर भी आ गया अपने पास. तो कुछ -20 नहीं यार, कुछ गड़बड़ है क्योंकि नहीं सर आंसर +20. हाँ इसका आंसर माइनस में नहीं आ सकता क्योंकि अपन को नंबर चाहिए ना, नंबर माइनस में थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगा सर. नंबर हमेशा प्लस में होगा. तो देख 1 ग्राम के लिए 333 था, तो 5 ग्राम को मेल्ट करने के लिए उसका 5 टाइम हो जाएगा. n कैलकुलेट करना है, ये अपन को गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है अपन को. इसको हटा देता हूं, -13 आ जाएगा. n कैलकुलेट करना है, तो 333 into 5. सर यहाँ पे हम h को 25. सर 34 लिखना चाहिए था ना हमें. पावर 26 अच्छा, हाँ, तो हम जो 3 से मल्टीप्लाई हाँ, करते हैं. हाँ बिल्कुल, ये 34 है 20. तो -21 बचेगा, -13 है ना, तो 13 माइनस कर देते हैं तो 21 आ जाएगा. तो मेरे पास बचेगा ये कितना आ जाएगा, इंटू 10 की पावर -21 है तो ऊपर 20 हो जाएगा. तो मैं इसको 10 की पावर 21 कर देता हूँ और इधर 4.67 कर लिया. अब कैलकुलेशन कर लेते हैं. सो n विल बी इक्वल टू, अपने पास अब कैलकुलेशन की बात करते हैं अपन. तो सर डिनोमिनेटर को अप्रोक्सीमेट 25 लिख सकते हैं ना. यस सर. ये दोनों कंप्लीट मल्टीप्लाई करके, यस सर. तो 6 4 जा 24, नहीं यार बहुत ज्यादा आएगा. सिक्स 4 जा 24, 25, 26, 27, 30 तक आएगा. 333 into 5 डिवाइड बाय 30 कर सकता हूँ, 10 की पावर 21. तो मैं इसको हटाता हूँ और 10 की पावर 22 कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ 111. तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 555 इंटू 10 की पावर 22 आ रहा है मेरा. हाँ जी देखो जरा, ये 20 था, ये आया मेरे पास आंसर, देख लो ये है मेरा आंसर. अच्छा देख, ऐसा देखना, अगर मैं इसको 5 करूं और इसको थोड़ा छोटा करता हूं
तो 5 6 या 30 से तो ज्यादा ही आना चाहिए, समझा ना भाई। 6 4 या 24 था ना, और फिर 6 4 या 24 होगा तो 2.5 तो वही हो गया। अगर मैं सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई करूं इससे तो 26 आ रहा है, 26.5 आ रहा है, तो 0.7 भी है, मल्टीप्लाई करो 30 के पास आएगा, 30 से ज्यादा आएगा, कम नहीं आ सकता। हाँ जी, अब बताओ। तो ये वाला 0 हटाया, एक 21 था तो मैंने 20 किया, इसको हटा के 31 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 31 भी लोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर मतलब 5.5 से छोटे ही आएगा, बड़ा नहीं आएगा। हाँ 53 इंटू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। तुम बोलो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ, मुझे प्रॉब्लम थोड़ी होगा, मैं तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लूंगा इसमें कि भाई चलो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, बराबर है ना। तो ऑलमोस्ट ठीक है, अपन को 5.5 के आसपास, किसी को डाउट नहीं है, सबका लगा। तो ये अपना था, मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चंस हो गए इसमें। अब क्योंकि इसमें ना काफी थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा यूज था, तो मैं एक बार आपको इनिशियली मोल से भी थोड़ा सा डील करके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन अपन ने, और फिर क्या होता है कि थोड़ा अगर आप इनिशियली थोड़ा सा ज्यादा कॉमन सेंस यूज करोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि यार कैसे अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। दैट इज अवर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, है ना, इसको अपन कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब अपन एक बात करते हैं कि भाई जैसे अपन ने यहाँ पर ब्लैक बॉडी पढ़ा, वैसे ही अपन पढ़ लेते हैं एक बार ब्लैक, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक again, photoelectric effect is the experiment which explains the, जो photoelectric effect होता है, that will again explain the particle character of right, so it explains the particle character of light और photon, ठीक है। तो photoelectric effect जो था ना, वो भी that is also explained by Planck. So what he says that, अब अपन एक बार चेक कर लेते हैं अपने पास कितना टाइम है, 36 अपन कर सकते हैं, वैसे थोड़ा एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं, फिर बाद में अपन देख लेंगे क्या करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना अपन क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं ना, जैसे सोलर हीटर्स होते हैं, और सोलर पावर ऑफ एनर्जी भी अभी मतलब काफी जनरेट कर रहे हैं, सोलर पावर बोलते हैं अपन उसे। तो वो क्या करते हैं कि हमें क्या करना होता है, एक मेटल शीट लेना होता है, और ऐसा मेटल लेना होता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी कम हो, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा इजी हो। तो अगर हम किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल लें, वैसे समर्स में आपने देखा हुआ है कि आयरन शीट पे ना ऐसे फ्लेम टाइप के दिखते हैं, तो फ्लेम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो उनके ना वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन इजीली थोड़ा दूर तक जाके वापस आ जाते हैं। जब उनको लगता है इतना दूर गए जितना की एनर्जी था, जब उनका एनर्जी कम हुआ तो वो वापस आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे मेटल शीट, ऐसे मेटल्स जैसे पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन निकालना इजीली होता है उनके वैलेंस शेल से। अगर इनको थोड़ा सा भी एनर्जी दिया जाए ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। अगर यहां से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि मेटल सरफेस पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खत्म कभी नहीं होने वाले। तो होता क्या है कि भाई वो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या करते हैं कि दूसरे एक मेटल पे एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। कैसे, इसको अपन क्या कर देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। इसमें लाइट को फॉल करवा के इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट करवाएंगे, और वहां पॉजिटिव बना के क्या कर लेंगे अपन, उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करवा लेंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा ना, वहां चला गया। तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे, तो अपन कोई बैटरी लगा देंगे ना जिसमें ये पॉजिटिव एंड हो उस बैटरी का, ऐसे लगा देंगे ना जिसमें ये पॉजिटिव एंड हो उस बैटरी का, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को हम किसी दूसरे वायर पे ले गए, तो ऑब्वियसली बात है उस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाएगा।
और इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू होगा तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इस वायर को अपन यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जितना भी हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आया, इधर से इधर आया, और इधर अपन लगा देते हैं एक बल्ब, मतलब यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होगा भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, ये थोड़ा सा चार्ज लगाया तो इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, इलेक्ट्रॉन वहां गया तो बैटरी में गया, बैटरी से बाहर आके अपन उसे यूज कर रहे हैं, और वापस अगर कोई अनयूज्ड है तो वो वापस आ जाता है। दैट इज अ सोलर पावर एनर्जी जो अपन यूज कर रहे हैं आज, सोलर पावर एनर्जी। तो हमें इतना नहीं पढ़ना कि हाउ टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, हमें तो सिर्फ ये बताया व्हाट इज द यूज ऑफ फोटो। हमें तो सिर्फ ये पार्ट पढ़ना है कि भाई बताओ इलेक्ट्रॉन का मास होता है, हमें तो ये पढ़ना है कि देखो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, और अगर ये मेटल सरफेस है, सपोज ये मेटल सरफेस है, अगर अपन कहेंगे ये मेटल सरफेस है ऑफ पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस टाइप के मेटल का सरफेस है, और इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो हमें एक बात पता है भाई, अगर किसी का मास है और वो कहीं पड़ा हुआ है या रखा हुआ है तो वो अपने आप ऊपर नहीं जाएगा। अगर मुझे इसे ऊपर की तरफ जंप करवाना है तो मुझे इसे किसी भारी चीज से हिट करना पड़ेगा, और उससे हिट करके ही ये ऐसे उछल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें एक बात पता है कि फोटोन में मास तो होता है, लेकिन जैसे इसमें भी मास है और मुझे जंप करवाना है इसको, जबकि इसका मास, इसमें भी मास है। अगर मुझे इसको इसे यहां से जंप करवाना है तो अपन क्या करेंगे, इससे ज्यादा मास वाला इसको हिट करेंगे। लेकिन अब यहां पर मैं उल्टा करने वाला हूं, इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम, तो मुझे इसको जंप करवाना है। पहले इसका ये वीकली बॉन्डेड है इससे, अगर इससे जंप करवाना है तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि भाई जिस फोर्स से ये इससे अट्रैक्टेड है, ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो आप, अगर ये इसको हिट करेगा तो इजीली ये लिफ्ट नहीं होने वाला। और अगर इसका फ्रीक्वेंसी अच्छा होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, तो इसको हिट करके इसको थोड़ा इजेक्ट करवा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा होनी चाहिए उसमें, तभी वो हिट करके उसको इजेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हम भी यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं कि अगर मान लो मुझे इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को अगर इजेक्ट करवाना है तो मुझे एक अच्छा खासा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन से इसको हिट करना होगा। सपोज दिस इज द फ्रीक्वेंसी विच इज इरेडिएटेड, तो इट इज अ इरेडिएटेड फ्रीक्वेंसी। इरेडिएटेड फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया मेरे पास एक अच्छा पैकेट है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, और उस पैकेट को मैं किसको मारने वाला हूं, इलेक्ट्रॉन को मारने वाला हूं। और उस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं मारूंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो मेटल से बॉन्डेड होगा, भाई सभी मेटल में जो वैलेंस शेल होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, नो डाउट वो जितना ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से उतना कम बाइंडेड होगा इससे, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बाइंडेड होते हैं। तो इसलिए अपन ने वो मेटल चूज किए जिनके इलेक्ट्रॉन्स वीकली बाइंडेड होते हैं न्यूक्लियस से। तो अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हिट करूं तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर। तो कितना फ्रीक्वेंसी, तो अपन कहेंगे जिस फ्रीक्वेंसी या जिस एनर्जी से ये यहां अट्रैक्ट था। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से इतने फ्रीक्वेंसी से अट्रैक्ट था, तो अपन कहेंगे इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको मारना होगा उस इलेक्ट्रॉन को। तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को इरेडिएट करना होगा इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इससे जो फ्रीक्वेंसी हम उसे दे रहे हैं, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा है उस फ्रीक्वेंसी से, जिस फ्रीक्वेंसी से ये इससे अट्रैक्टेड है, तो ये इजेक्ट हो जाएगा। तो अपन कहेंगे देख भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इस, ये कितना फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट से अट्रैक्टेड है मेटल सरफेस पे। अपन एनर्जी भी लिख सकते हैं, अपन को पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इधर भी लिख सकता हूं एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मैं ये भी बोल सकता हूं कि इतना एनर्जी को इरेडिएट करूंगा तो इतना एनर्जी जो है उस एनर्जी से बाइंडेड है, उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बाइंडेड है। अगर इस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बाइंडेड है तो मुझे इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा सो दैट कि ये इजेक्ट हो जाए। तो अगर ये दोनों बराबर है तब भी अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पर अपन एनर्जी लिखें कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट,
और यहाँ पर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है इससे तो इजेक्शन हो जाएगा। ये दोनों इक्वल भी होंगे तब भी अपन कहेंगे हमने उतना एनर्जी तो दे दिया जिससे कि इन दोनों का अट्रैक्शन ब्रेक हो जाए, तो भी इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू ज्यादा है तो इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा इससे उतना ही ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो अपन कहेंगे उसको फिर मैं काइनेटिक एनर्जी बोल देता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होगा दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जी। भाई ये टोटल एनर्जी ले लेते हैं अपन कि भाई टोटल एनर्जी अगर ज्यादा है इससे, तो ये टोटल एनर्जी जितना ज्यादा होगा इससे उतना ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो उतना ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन अपन निकाल देंगे। तो अपन कहेंगे भाई इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल एनर्जी मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन रेडिएट करूंगा ये वाला एनर्जी, दैट टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, दैट इज जो अपन टोटल एनर्जी लिखेंगे दैट टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, दैट टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, विल राइट दैट ई नॉट, ये तो यूज हो गया इसको इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए, तो अगर ये दोनों बराबर है तब भी इजेक्शन होगा। लेकिन अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है फिर काइनेटिक एनर्जी भी आएगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर है तो फिर अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बट नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, तो अपन वहां काइनेटिक एनर्जी को ऑलमोस्ट जीरो मान लेंगे। लेकिन अगर जितना ज्यादा ये होगा इससे, इन दोनों में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो अपन इसको जनरली फ्रीक्वेंसी के टर्म में पढ़ते हैं कि भाई इसका फ्रीक्वेंसी एच न्यू हो जाएगा, ये एच न्यू नॉट हो जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी, तो अपन इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 अपन इसको लिख लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ये तो रेडिएटेड फ्रीक्वेंसी था और यहां पर अपन ने ये जो एनर्जी यूज किया ना, दिस एनर्जी कैन बी कॉल्ड एज वर्क फंक्शन या वर्क डन, तो अपन इसको वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं या फिर अपन इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, इसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है threshold frequency where nu is irradiated frequency and mu naught is the threshold frequency, मतलब minimum frequency that is required to remove the electron, threshold frequency, the minimum frequency required to remove the electron, frequency of photon are required to remove the electron, that is how we can write. This is called photoelectric effect. अब इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन कितना भी कर सकते हैं, मतलब अल्टीमेटली अगर अपन देखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने हमें कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं है, आपने सीधा सीधा कहा भाई इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द सरफेस, आप एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को इससे हिट करो ताकि ये यहां से जंप हो जाए, तो अपन ने क्या रेडिएट किया फोटोन, तो ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को तभी इजेक्ट कर सकता है जब इसमें पार्टिकल कैरेक्टर हो, क्योंकि अगर इसमें सिर्फ वेव कैरेक्टर है तो वेव तो अगर अपन एयर को भी ब्लो करेंगे तो उसमें वेव कैरेक्टर होता है, लेकिन अपन उससे इजीली किसी चीज को इजेक्ट नहीं करवा सकते। हाँ, अगर पेपर वगैरह होगा तो वो उड़ेगा क्योंकि वेव में पार्टिकल कैरेक्टर भी होगा। तो अपन कहेंगे यहां पर अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पा रहे हैं जबकि इलेक्ट्रॉन में मास होता है, अगर उसको इजेक्ट करवा पा रहे हैं इसका मतलब है कि उधर फोटोन में मास रहा होगा, क्योंकि कोई एक मास दूसरे मास को हिट करके ही उसे इजेक्ट कर सकता है, राइट ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस होता है और ऐसे प्रोसेस होता है, फोटो सोलर सेल्स अपन ने देखे हुए हैं, आजकल न्यूज में भी काफी होता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं रेडिएशन से, तो इसका मतलब है कि वहां पर लाइट हैज अ पार्टिकल कैरेक्टर, तो अपन बताएंगे कि भाई लाइट हैज अ पार्टिकल कैरेक्टर एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव हियर, वही अपन यहाँ प्रूव कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं भाई इस इक्वेशन से, इक्वेशन 2 को भी लिख सकते हैं अपन ऐसे, इक्वेशन 2 से अपन ऐसे लिख सकते हैं h nu is equal to h nu naught plus half mv square, m is mass of electron क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ ना, half mv square, and v is the velocity of electron,
तो अपन यही रुक जाते हैं, इसका न्यूमेरिकल्स अपन नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट इज फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको Thank you. एक डीपीपी होमवर्क में दिया था लास्ट टाइम, दिया था ना? कौन सी सर? नहीं डीपीपी दिया था ना, डीपीपी 6। No sir, नहीं नो दिया। सर, आपने तो No, बोला sir. तो फिफ्थ वाले का भी थोड़ा बचा। फिफ्थ वाले के तो फिफ्थ वाला हो गया, यस अभी सर। फिफ्थ करोगे। और होमवर्क होगा आपका, मैंने आपको शीट से होमवर्क दिया था क्या? नो सर। पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 2 सेक्शन ए एंड बी। इसमें भी सेक्शन ए एंड बी। आप जब शीट ओपन करोगे ना, तो उसमें लास्ट में एक्सरसाइजेस गिवन होंगे। उसमें एक्सरसाइज 1 का, उसमें पार्ट 1 गिवन है जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और पार्ट 2 गिवन है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी सेक्शन 1 और 2 को, ए और बी को सॉल्व करेंगे, और ऑब्जेक्टिव के भी फिर पार्ट 2 पार्ट 1 के बाद है। तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव है तो वो भी आप सेक्शन ए और बी को सॉल्व करेंगे। दैट इज योर होमवर्क। Yes sir. ठीक है, यस तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर।